फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से किसी बिजनेसमैन ने मीटिंग की थी और मीटिंग में ऐसा सक्सेस फॉर्मूला मिला कि देखते ही देखते उस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में इतनी बड़ी ग्रोथ मिली कि कुछ ही समय में कंपनी ग्लोबली एक्सपांड हो गई। तो फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि वो कौन शख्स है जिसे मनमोहन सिंह जी से मीटिंग करना पड़ी और मीटिंग में ऐसा क्या सक्सेस फॉर्मूला मिला जिसको पाकर उनकी कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ गई और वो कंपनी कुछ ही समय में ग्लोबली एक्सपांड हो गई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वो कौन शख्स है और ऐसा क्या बिजनेस फॉर्मूला मिला जिससे आप भी अपनी कंपनी में अप्लाई करते या अपने बिजनेस में अप्लाई करते तो कुछ ही समय में आपका बिजनेस भी ग्लोबली एक्सपांड हो जाएगा। दोस्तों, ये और कोई शख्स नहीं, सीसीडी कंपनी का मालिक विजय सिद्धार्थ है। फ्रेंड्स, ये वही कंपनी है जो भारत की ग्लोबल कॉफी चेन कहलाई जाती है। और फ्रेंड्स, इस सीसीडी के फाउंडर विजय सिद्धार्थ को ऐसा क्या मोमेंट आ गया था कि उन्हें मनमोहन सिंह जी से मीटिंग करना पड़ी और वो कौन सा सक्सेस फॉर्मूला मिला जिससे कंपनी कुछ ही समय में ग्लोबली एक्सपांड हो गई। आइए जानते हैं इस वीडियो में हम। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि कैसे सीसीडी की शुरुआत हुई थी इतनी बड़ी ग्लोबल चेन की और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा विजय सिद्धार्थ जी को कंपनी को एस्टैब्लिश करने में। फ्रेंड्स, सीसीडी की शुरुआत से पहले विजय सिद्धार्थ जी का कोई बिजनेस प्लान नहीं था कि वो लाइफ में बिजनेस करेंगे, पर उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे वो इंस्पायर होकर उन्होंने बिजनेस करने का सोचा। और फ्रेंड्स, वो इंसिडेंट आपकी लाइफ को भी इंस्पायर करेगा यदि आप वो इंसिडेंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करते और यदि आप भी बिजनेसमैन बनना चाहते। फ्रेंड्स, विजय सिद्धार्थ बचपन से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एनडीए की एग्जाम दी, पर अनफॉर्चुनेटली उसे वो क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में हाथ आजमाया और वो एक ग्रेट इन्वेस्टर भी बन गए। पर कहते हैं ना कि डेस्टिनी कुछ और कराना चाहती थी, इसलिए स्टॉक मार्केट के सिलसिले में उन्हें स्विट्जरलैंड जाना पड़ा और वहीं पर हुआ था वो इंसिडेंट जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद वहाँ के फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट माइक के साथ उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने डिनर किया। दोनों जब साथ में डिनर कर रहे थे तब माइक ने अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी उनके साथ शेयर की। हुआ यह था, फ्रेंड्स, माइक ने कहा 1990 के दौरान उनके पास 5 लोग आए थे जो बिजनेस प्लान लेकर, जिन्हें बड़ा बिजनेस करना था। पर फ्रेंड्स, वो जो बिजनेस प्लान था वो टेक्निकल से रिलेटेड था और उस समय सबसे बड़ी जायंट कंपनी IBM ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट थी और लोगों का कहना था कि ये जो बिजनेस प्लान है आने वाले समय में ये टिकेगा नहीं, IBM जैसी कंपनी इसको मार्केट से बाहर निकाल देगी। पर माइक ने किसी की नहीं सुनी, अपना वेंचर कैपिटलिस्ट होने के नाते उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया उस कंपनी में और आज वो कंपनी सिस्को बन गई है। और फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट यहाँ तक खत्म नहीं होता है और माइक कहते हैं आगे कि उसके कुछ सालों बाद उनके पास फिर 3 लोग आए थे एक बड़ा बिजनेस प्लान लेकर, जिन्हें बिजनेस करना था, जिन्हें $5 बिलियन की जरूरत थी। पर फिर सेम लोगों ने उन्हें मना किया और कहा कि ये जो बिजनेस करने वाले हैं आने वाले समय में ये बिजनेस नहीं टिकेगा, क्योंकि उस समय माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जायंट ऑलरेडी एग्जिस्ट थी और लोगों का कहना था ये जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट इन्हें टिकने नहीं देगी। और फ्रेंड्स, आज हम उस कंपनी को गूगल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये वही कंपनी है जो 3 लोग लेकर आए थे। फ्रेंड्स, गूगल ने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है जिसके बिना हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते। ये 2 इंसिडेंट होने के बाद माइक ने एक एडवाइस दी थी विजय सिद्धार्थ जी को, जिसे मैंने भी अपनी लाइफ में अप्लाई किया और आप भी यदि अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको भी बिजनेस करने से कोई रोक नहीं सकता। कहा यह था कि यदि आज कोई बड़ा बिजनेस एग्जिस्ट है इस समय, तो इसका मतलब यह नहीं कि आने वाले 10 सालों में कोई और बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है। और फ्रेंड्स, इससे इंस्पायर होकर विजय सिद्धार्थ जी ने बिजनेस करने का सोचा। उसके बाद जब विजय सिद्धार्थ जी इंडिया वापस लौटे थे तब उन्होंने देखा था कि हमारे इंडियन फार्मर के साथ पार्शलिटी हो रही थी और वो पार्शलिटी थी कॉफी बीन्स प्राइसिंग क्राइसिस। फ्रेंड्स, कॉफी बीन्स प्राइस क्राइसिस कुछ इस तरह से था कि यदि उस समय कोई भी इंडियन फार्मर कॉफी बीन्स बेचता था तो उन्हें 1 पाउंड के बदले मात्र 35 सेंट मिलते थे, मतलब आज के समय में 25 रुपीज़। पर वहीं यदि कोई फॉरेन फार्मर कॉफी बीन सेल करता था तो उन्हें 1 पाउंड के बदले $1.2, मतलब आज के समय में 85 रुपीज़ मिला करते थे। और यही था प्राइसिंग क्राइसिस, जी हाँ, जिसको लेकर विजय सिद्धार्थ जी लड़े थे हमारे भारतीय लोगों की पार्शलिटी के लिए। और उसके बाद उन्होंने मीटिंग की थी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के। फ्रेंड्स, हैरानी की बात तो ये है कि मनमोहन सिंह जी ने विजय सिद्धार्थ जी को ये नहीं कहा कि मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों करूं, इसमें मेरा क्या फायदा है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि तुम 20 साल पहले कहाँ थे जब ये प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन फार्मर की नहीं, ये पूरे देश की है। इसके बाद विजय सिद्धार्थ जी की जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन किया और मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन लेकर आए, जिसके बाद सभी इंडियन फार्मर को उनके कॉफ़ी बीन्स बेचने पर सही प्राइस उनको मिला करते थे। इसके बाद ये पार्शलिटी पूरी तरह से दूर हो गई। इसके बाद ये शुरुआत हुई थी सीसीडी की। पर फ्रेंड्स, यदि विजय सिद्धार्थ जी सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी बेचा करते
क्योंकि आप सभी को पता है कि सीसीडी की कॉफ़ी 25 रुपये से शुरुआत हुआ करती थी। फ्रेंड, जहाँ पर कस्टमर 10 से 20 रुपये की कॉफ़ी पीना पसंद कर सकता था, पर वहीं कस्टमर 25 से 30 रुपये की कॉफ़ी सीसीडी में आकर पीना पसंद करता है। इसका कारण है जियो प्रीमियम स्ट्रेटजी। फ्रेंड, जियो ने 2017 में इस स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस किया था, इसमें आप पर डे 1.5 GB डेटा यूज़ कर सकते हो। पर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को विजय सिद्धार्थ 10 से 20 साल पहले ही 1996 में इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर चुके अपनी बिजनेस में, तब जाके ही एक बिजनेस ग्लोबली एक्सपांड हुआ है। फ्रेंड, जहाँ पर आप 25 रुपये की कॉफ़ी के साथ साथ 1 घंटे तक इंटरनेट को इजीली यूज़ कर सकते हो, सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही कारण है कि ओला, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के फाउंडर्स यहाँ पर मीटिंग करते थे, और यहाँ तक कि स्नैपडील के फाउंडर ने यहाँ तक इतना कहा है कि जब ओला की शुरुआत हो रही थी तो ओला के फाउंडर्स और स्नैपडील के फाउंडर ने यहाँ पर 45 टाइम्स यहाँ पर मीटिंग की थी। और फ्रेंड्स, यही रीज़न है कि ये बिजनेस मॉडल इतना इजी है और इतना यूज़र फ्रेंडली था, जिसके बाद ये कंपनी आने वाले समय में 1500 से भी ज़्यादा आउटलेट ओपन कर चुकी है। और फ्रेंड्स, जानकर हैरानी हो जाएगी कि 5 सालों तक लगातार फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में विजय सिद्धार्थ जी का नाम आया था। और फ्रेंड्स, उनका कहना भी था कि एज एन एंटरप्रेन्योर यू कांट लूज एन होप। इसका मतलब यह है कि एक उद्यमी होने के नाते आप कभी भी होप नहीं खो सकते। पर फ्रेंड्स, दुख की बात यह है कि खुद विजय सिद्धार्थ जो ये शब्द कहते थे, ये वर्ड्स कहते थे, उन्होंने खुद ने होप खो दी। फ्रेंड, 2018 में बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा था, पर 2019 में विजय सिद्धार्थ की लाइफ में ऐसी 2 मेजर प्रॉब्लम आई, जिसके बाद उन्हें सुसाइड करना पड़ा। प्रॉब्लम ये थी, पहली डेट ज़्यादा होना। वो डेट बहुत ज़्यादा हो गया था उनकी लाइफ में, क्योंकि वो एक डेट को कवर करने के लिए दूसरे डेट लिया करते थे, तो एक तो कवर हो जाता था पर वो दूसरा कवर नहीं कर पाते थे। दूसरा था टैक्स टेररिज्म, और डेट ज़्यादा होने के बाद उनके पास पैसा नहीं बचता था जिसके बाद वो टैक्स को कवर कर सके। फ्रेंड्स, तब वो डिप्रेशन में आ गए थे। और फ्रेंड्स, हुआ ये था, बात तब की है जब वो सकलेश्वर के लिए निकले थे, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी टर्न करने का कहा और नेत्रावती नदी के पुल पर जाने का कहा। वहाँ पर उन्होंने ड्राइवर से कहा कि मैं टहल के लिए आता हूँ, तो पुल के नीचे टहलने के लिए गए जब वो, उसके बाद 2 से 3 घंटे हो गए और ड्राइवर को चिंता हुई। जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर विजय सिद्धार्थ जी मौजूद नहीं थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने आने के बाद 25 से 30 नाविकों को ढूंढने के लिए भेजा, तब जाके नेक्स्ट डे उनकी लाश मिली थी। और फ्रेंड्स, लास्ट में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। मरने से पहले उन्होंने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया था कि मैं अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हूँ। इसमें मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे टीम मेंबर, मेरे बोर्ड ऑफ मेंबर, किसी का भी हाथ नहीं है। उन्होंने खुद ने स्टेटमेंट दिया था। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई टीम, ऑडिटर, सिंसियर मैनेजमेंट, टोटली अनएवर टू ऑल माई ट्रांजेक्शन। पर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि विजय सिद्धार्थ जी देश के लिए कुछ करना चाहते थे, पर फ्रेंड्स, यदि चाहते तो वो भी विजय माल्या जैसे देश को धोखा देकर देश से बाहर चले जा सकते थे और आलीशान जिंदगी जीते थे। पर फ्रेंड्स, वो ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद कहा है। और आज भी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, वो देश को उन्होंने चीट नहीं किया। आज देश के लिए जितना भी किया है वो हमारे लिए बहुत कुछ है। इतना बड़ा बिजनेस बनाना आसान नहीं है। और फ्रेंड्स, आज भी हम उन्हें एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के रूप में याद करते हैं। और फ्रेंड्स, आखिरी में उन्होंने यही कहा था, माई इंटेंशन वॉज नेवर टू चीट एंड मिसलीड एनीबडी। आई हैव फेल्ड एज ए एंटरप्रेन्योर is my sincere submission. I hope someday you will understand, forgive and pardon me. और फ्रेंड्स, उनका कहना यही है कि मैंने किसी को चीट नहीं किया, मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन यही था कि देश के लिए कुछ करना। और फ्रेंड्स, उनका यही कहना है कि आई होप, वो आशा करते हैं कि एक ना एक दिन आप उन्हें ज़रूर समझेंगे और उन्हें माफ़ ज़रूर करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।